नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात कर लिया था, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में है। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक बराका, अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इसमें एक और टॉपिक है जो विधिक परिदृश्य है, अर्थात संसद के द्वारा जो कानून पारित किए गए उसके बारे में। उसको हम इन टॉपिक्स को ख़त्म करने के बाद उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसका नाम क्या है? बराका। ये किस देश में है? यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसको दो कंपनियां, अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम और कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर में से जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे 1 अगस्त 2020 को उसे सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से यूएई अरब जगत का पहला और विश्व का 33वां राष्ट्र है जिसने सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विकास किया है। अर्थात दुनिया में 33 राष्ट्र हैं जो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है यूएई की लोकेशन और यहाँ पर है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर ओमान, यहाँ पर यमन और यहाँ पर सऊदी अरेबिया। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ है। इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसे हम हार्मुज स्ट्रेट भी कहते हैं। नीचे मिलेगा इंडियन ओशियन। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब भारत के बारे में बात कर ले। न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ पर भारत में इन ऑपरेशन कुछ ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो सक्रिय चल रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कुछ प्लान्ड हैं। आप देख लें इन ऑपरेशन कौन कौन से चालू हैं। रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में काकरापार में तीसरा और चौथा बनाया जा रहा है। रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम में भी तीसरा और चौथा, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है अंडर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर कुछ प्लान्ड हैं जैसे जैतपुर महाराष्ट्र, कुआड़ा आंध्र प्रदेश में, मीठी विर्दी गुजरात, हरिपुर वेस्ट बंगाल, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं, ये हरियाणा का है। ठीक है, माही बांसवाड़ा राजस्थान, कैगा कर्नाटका, चुटका एमपी में, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर प्लान्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाने की बात हो रही है, योजना बनाई जा रही है। ठीक है, आप इन्हें मैप पे भी देख सकते हैं। आगे चलें। उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग से उन्हें नवाजा गया, उन्हें प्रदान किया गया। ये सुनामी रेडी टैग क्या है? आपको पता है कि हमारे जो तटीय राज्य हैं वो सुनामी, चक्रवात, इन सबसे बहुत अधिक संवेदनशील हैं, इनके प्रति सुभेद्य हैं। तो उड़ीसा के जो 2 गांव हैं उन्हें सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया, अर्थात सुनामी से वो लड़ने में सक्षम हो गए हैं पूरी तरीके से। इसको किसके द्वारा ये टैग प्रदान किया जाता है? अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग, ये यूनेस्को के अंतर्गत आता है। यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। 2015 से ही यूनेस्को संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में जो स्थित गांव हैं वहां पर सुनामी रेडी कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? 2021 से 2030 तक। इसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सुनामी रेडी कार्यक्रम यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण पहल है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखें तो कौन कौन से 2 गांव हैं। उनका नाम है वेंकट रायपुर जो कि गंजाम जिला में है और नोलिया शाही जो कि कहाँ पर है? जगत सिंहपुर जिला में है। वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। क्लियर हो गया? आपको याद रखना है कि ये 2 गांव जिन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसे पहले 2 गांव हैं जिन्हें सुनामी तैयारी अर्थात सुनामी रेडी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। साथ ही और महत्वपूर्ण पॉइंट कि पूरे इंडियन ओशियन रीजन में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला भारत पहला देश है और उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट है। इंडियन ओशियन रीजन में और किसी भी राष्ट्र ने ये कार्यक्रम लागू नहीं किया। आगे चलें। तुर्कमेनिस्तान WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा, अर्थात तुर्कमेनिस्तान को WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ। तुर्कमेनिस्तान के बारे में थोड़ा देख लें। तुर्कमेनिस्तान पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ 1991 में, तो इससे 15 स्टेट्स बन करके सामने आते हैं। उनका नाम हम अभी देखेंगे।
यूएसएसआर ने तुर्कमेनिस्तान ने 1991 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, जो मध्य एशिया के 5 देश हैं उसमें से तुर्कमेनिस्तान एक देश है। क्लियर? आगे चलें तो WTO का इसे पर्यवेक्षक का राष्ट्र दर्जा प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर इसे मैप में देख सकते हैं। यह है मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान, 5 देश हैं। इसमें यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से, इन सभी सागर से लगती है या किसी झील से लगती है। तो यहाँ पर जो तुर्कमेनिस्तान है वो कैस्पियन सागर, जो कि एक झील है, कैस्पियन सागर से इसकी बाउंड्री लगती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्गाबाद। ठीक है, IR में पढ़ेंगे, एक अश्गाबाद समझौता भी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 15 स्टेट हैं कौन कौन से हैं जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। रसिया, यूक्रेन, पहले यूएसएसआर हुआ करता था तो अब रसिया बन गया, फिर यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया। ये वो 15 स्टेट हैं जो यूएसएसआर के विघटन के बाद बनते हैं। तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 25वां पर्यवेक्षक देश है। अभी तक WTO के कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर हैं। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? गैट। गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। गैट की जब से स्थापना हुई थी तब से ही भारत इसका मेंबर था, तो WTO का तो है ही है। चलिए आगे चलें। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 किसके द्वारा इसे जारी किया गया? इसे जारी किया जाता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव 2010 से ही इसे जारी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इसमें आपको याद रखना होगा इंडिकेटर्स। PCS 2019 में HDI के इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया था, तो हो सकता है कि MPI के भी इंडेक्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। दोस्तों, आपको अपनी तैयारी का जो स्तर है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाए। पहले PCS की तैयारी में कभी इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं किया जाता था, रैंक याद कर ली जाते थे कि कितनी रैंक है, लेकिन अब वो रैंक से आगे बढ़ रहा है, इंडिकेटर्स की ओर जा रहा है, कंपेयर कर रहा है ब्रिक्स देशों में भारत की रैंकिंग कितनी होगी। ठीक है, तो अब वो गहराई में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें तैयारी को क्वेश्चन जो वो पूछे उससे एक कदम आगे ले जाना होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें डायमेंशन और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इसके कितने डायमेंशंस है? 3 डायमेंशंस है। कौन कौन? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ का इंडिकेटर क्या है? आपको याद रखना है 3 डायमेंशंस हैं और 10 इंडिकेटर्स हैं। हर डायमेंशन के अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। जो हेल्थ डायमेंशन है, हेल्थ डायमेंशन के 2 इंडिकेटर, एजुकेशन डायमेंशन है उसके 2 इंडिकेटर, और जो लिविंग स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसके 6 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं वो न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ये वो मानक हैं जिनके आधार पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकाला जाता है, और इसमें हर डायमेंशन को 1/3 वेटेज दिया गया है। हेल्थ को 1/3, एजुकेशन को 1/3, लिविंग स्टैंडर्ड को 1/3 दिया गया। इसके बाद यहाँ पर चूंकि 1/3 में 2 हो गए तो 1/6, 1/6, 1/3 में 2 है तो 1/6, 1/6, और यहाँ पर 1/3 में 6 हो गए तो 1/18, 1/18, 18 करके इनको वेटेज दिया गया है। तो इस आधार पे यहाँ पर MPI का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं इस बार जो MPI निकाला गया उसका थीम क्या था? इसका थीम था बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDGs को प्राप्त करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस बार SDGs के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा 2030 तक। इस वजह से इस रिपोर्ट का थीम क्या था? बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDGs को प्राप्त करना। इसमें क्या बताया गया कि दुनिया में, विश्व में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। ठीक है, अब अगर भारत की बात करें इसमें, तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 62। भारत की रैंकिंग है 62। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देखा
MPI के बारे में, तो हम HDI के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि PCS 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो HDI से पूछा गया था। ये रहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ को कैसे मापेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा से। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा किसी भी देश में जन्मे एक बच्चे की औसत वो कितने साल जिएगा ये बताता है जीवन प्रत्याशा, अर्थात उसके जीने की उम्मीद कितने वर्ष तक है। एजुकेशन में मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे पता चलेगा? पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम PPP मेथड पे, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड पे। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कई संधियों से, समझौतों से बाहर हो चुका है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? ओपन स्काई ट्रीटी आप देख सकते हैं 1955 में, जब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर, उनकी ये संकल्पना है और 1992 में इसको हस्ताक्षरित किया गया इस संधि को, और 2002 से ओपन स्काई ट्रीटी लागू हुई। इस समय इसमें 34 मेंबर्स हैं, 34 कंट्रीज़ हैं। ये जो ओपन स्काई ट्रीटी है ये क्या काम करती है? ये अपने सदस्य देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में, एक दूसरे की सीमा में बगैर हथियारबंद विमानों के माध्यम से सैन्य ठिकानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। अर्थात अगर किसी देश में कोई सैन्य ठिकाना है, तो अगर ओपन स्काई ट्रीटी के 2 देश हैं तो दोनों देश एक दूसरे की सीमा में जा सकते हैं ऐसे विमान के द्वारा जो गैर हथियारबंद है, और वहाँ निगरानी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओपन स्काई ट्रीटी। अमेरिका ने कहा कि ये हमारे हित में नहीं है, हम इससे बाहर हो रहे हैं। अमेरिका केवल ओपन स्काई ट्रीटी से ही नहीं, WHO से भी बाहर होने की घोषणा कर चुका है। कब? 6 जुलाई 2020 को। अमेरिका ने कहा कि हम 6 जुलाई 2021 को WHO को छोड़ देंगे, अर्थात 1 साल बाद हम WHO को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ता है 1 साल पहले अगर आपको WHO को छोड़ना है तो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अमेरिका कहता है कि ये जो कोरोना वायरस नहीं, ये वुहान वायरस है, चाइनीज़ वायरस है, और इसमें WHO के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने चाइना का पक्ष लिया है। इस वजह से अमेरिका ने कहा कि WHO अपना पूरा काम नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए, इस वजह से हम WHO से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ईरान परमाणु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संधि आदि प्रमुख हैं जहां से अमेरिका अपनी सदस्यता को बाहर वापस ले चुका है। ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन किन संधि, समझौतों या संस्थाओं में अमेरिका सदस्य है? तो इन संस्थाओं में अमेरिका सदस्य नहीं है, अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे चुका है, या उसने इन समझौतों को मानने से ही मना कर दिया। जैसे पेरिस जलवायु समझौता है, COP21। जब COP21 की बैठक हुई थी पेरिस में, तब वहीं पर पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कहा गया था कि 2100 तक अर्थात जब ये सदी ख़त्म होगी तब CO2 का जो उत्सर्जन है वो कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस समझौते को अमेरिका ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के बारे में है। सतत विकास रिपोर्ट नाम से ही लग रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या बताती है रिपोर्ट? ये बताती है कि जो विश्व के राष्ट्र हैं वो SDGs के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, कौन सा देश SDG के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, कौन सा देश प्राप्त नहीं कर पाएगा। किसके द्वारा इसे तैयार किया जाता है? तो इसे तैयार किया जाता है SDSN के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ठीक है। 166 सदस्य राष्ट्रों के लिए या जो इंडेक्स है वो तैयार किया गया। ठीक। इस बार इसका थीम क्या था? तो इस बार इसका थीम था SDG और कोविड-19, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19। ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें टॉप पर कौन है। इसमें स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो SDGs की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 117 है, पाकिस्तान की 134। अब अगर ब्रिक्स देशों में भारत की बात करें तो ब्रिक्स देशों में भी भारत कहाँ पर है? सबसे नीचे पायदान पे है, क्योंकि 53 ब्राज़ील की, 57 रसिया की, 48 चीन की, 110 दक्षिण अफ्रीका की, और भारत की सबसे नीचे है 117। चलिए आगे बात करते हैं। सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य बन गया। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। आप जब IR पढ़ेंगे मेंस के टॉपिक में, सेकेंड पेपर में, तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उससे जुड़े मुद्दे।
तो वहाँ पर आप सुरक्षा परिषद में क्या सुधार की मांग हो रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उसमें से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया है। अभी आप जैसे भारत चाइना के बीच जो सीमा पर तनाव देख रहे हैं, अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो इसमें सुरक्षा परिषद बीच में आ जाएगा मध्यस्थता करने के लिए, तुरंत आ जाएगा कि आप ये जो तनाव है इसको कम करें, या झड़प होने लगी तो इसको कम करने का आदेश देगा। अगर भारत चाइना फिर भी नहीं मानते तो वो इन देशों पे प्रतिबंध लगा सकता है और भी सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जो शेष 10 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं उन्हें क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है, जैसे एशिया पैसिफिक रीजन से। ठीक है, इस तरीके से 10 सदस्यों को चुना जाता है। तो अभी जो भारत को चुना गया वो भारत का चुनाव 184 वोटों से हुआ है, जबकि वोट देने वाले कितने थे, 192 देश थे। क्लियर हो गया। क्या भारत पहली बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? जी नहीं, भारत का ये 8वां अवसर है जब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2011 और 12 के लिए भी भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर था। कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत का कार्यकाल होगा। क्लियर हो गया, 2021 और 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के बारे में है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है, वैश्विक शांति सूचकांक। हालांकि सारे इंडेक्स को मैं एक जगह पर लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए इसमें बात करते हैं। यह 14वां संस्करण था। इसका शीर्षक क्या था? जटिल विश्व में शांति का मापन, मेजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ठीक है, देखिए जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है वो विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका, अर्थात मिडिल ईस्ट का मतलब जो अरब कंट्रीज़ हैं जिसमें इराक, ईरान, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अब इन सभी जगहों पर कितनी कट्टरवादिता और वहाँ पर हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं। साथ में जो उत्तरी अफ्रीका है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। तो विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है। यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। और जबकि अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश है। ठीक है, अब इसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 163 देशों में 139। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग कितनी थी? 141 थी, अर्थात 2 रैंक हमने इम्प्रूव किया। फिर भी अभी भी भारत में जो पीस इंडेक्स में रैंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। कितनी रैंकिंग है? 139, आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।